बीटा डीके दो टाइप का होता है, पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, पहले हेडिंग लिखिए नेगेटिव बीटा डीके। कुछ नहीं बोला जाए तो नेगेटिव बीटा डीके को ही प्रायोरिटी में लेकर चलते हैं। पॉजिटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके, कुछ नहीं बोला जाए तो नेगेटिव बीटा डीके ही आपका प्रायोरिटी में होना चाहिए। हेडिंग लिखिए नेगेटिव बीटा डीके। देखिए कहानी को समझिए। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब हम बात करें तो थोड़ा सा अनस्टेबल पार्टिकल होता है कौन? न्यूट्रॉन। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए न्यूक्लियस के बाहर कौन अनस्टेबल है तो वो कौन आता है? न्यूट्रॉन। नेगेटिव बीटा डीके ही जनरली देखने को मिलता है। पॉजिटिव बीटा डीके वैसे ही बहुत रेयर प्रोसेस है। जनरली किसी न्यूक्लियस का डीके देखोगे तो अल्फा मिलेगा और नेगेटिव बीटा मिलता है। पॉजिटिव बीटा डीके वैसे ही बहुत रेयर होता है। तो होता क्या है, आप लोग जानते हो कि जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का जो एक रेशियो है उससे स्टेबिलिटी डिसाइड होती है किसकी? किसी भी न्यूक्लियस की। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यूट्रॉन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, मतलब 10-12 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए या 7-8 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो बड़े न्यूक्लियस में क्या होता है? बड़े न्यूक्लियस में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मास तो लगभग दोनों का सेम ही है। तो न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? प्रोटॉन में। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, चार्ज कंजर्वेशन बुरा मान जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन क्यों बुरा मान जाएगा? बोले आपने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, किससे? न्यूट्रल पार्टिकल से। ये पॉसिबल? ऐसे तो दुनिया का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट कैसे रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते ना हम, नेट चार्ज ऑन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। तो आप पॉजिटिव चार्ज बना नहीं सकते। या तो आपको जितना प्लस आपने बनाया है उतना नेगेटिव चार्ज भी बनाना पड़ेगा, या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज बना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज वापस से हटाना पड़ेगा। दुनिया में से उतना ही प्लस हटा दो तो कांस्टेंट रह सकता है। भाई कांस्टेंट रखने के दो तरीके हैं। क्या क्या ऑप्शन हुए? या तो जितना प्लस बनाया उतना माइनस भी बनाओ, या फिर जितना प्लस बनाया उसको वापस से हटाना पड़ेगा। तो होता क्या है, प्रोटॉन अकेला नहीं बनता है। प्रोटॉन के साथ में कौन बनता है? इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन से बना प्रोटॉन कहां चल रही है प्रोसेस? किसी न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन बना है, क्या उसको परमिशन है वहां रहने की? क्या प्रोटॉन के नाम के आगे कोई टैग लगा हुआ है न्यूक्लियॉन जैसा? हाँ। न्यूक्लियॉन्स में कौन आते हैं? भाई न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन? जो न्यूक्लियस में रहते हो उसमें दो ही तो आते हैं, कौन? प्रोटॉन और। तो प्रोटॉन को तो कोई दिक्कत नहीं, वहां रह सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां रह सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, बाहर रहता है। ठीक है, तो लात मार के भगाया जाएगा इसको। किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, इलेक्ट्रॉन ही तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, तो इसी को तो क्या बोला जाता है? नेगेटिव बीटा डीके। यही प्रोसेस क्या है? नेगेटिव बीटा डीके। भाई न्यूक्लियस में से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। रिएक्शन लिखते हैं, एक्स जेड ए, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। बोलो, एक बीटा डीके के बाद में जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? Z+1 -1 नहीं, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं, Z+1। Z क्यों रहेगा? पहले एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, बना ना भैया। मान लो पहले 10 प्रोटॉन थे तो अब 11 प्रोटॉन हो गए हैं ना। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है तो एक प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, और प्रोटॉन का नंबर ही तो Z है, तो वो तो क्या लिखोगे? Z+1।
1 और मास नंबर वही रहेगा ए। क्यों? क्योंकि मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। प्रोटॉन बना है तो किससे बना है? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन गया, प्रोटॉन आया, बात वही हो गई। एक गया एक आया, वापस उतनी। इसलिए मैंने बोला भी था अल्फा डीके अकेला ऐसा डीके जिसमें मास नंबर चेंज होता है, बाकी मास नंबर किसी में चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर हो गया Z+1 और साथ में कौन बना? अरे साथ में कौन बना अपना? नेगेटिव बीटा पार्टिकल, जिसको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई किसकी? अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होता है तो पहले ये न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से अगर अपन चले तो इसका मोमेंटम 0 है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। उस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। बस आपको ऐसे याद रखना, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए ये न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? एमिट होता है। इसका कोई रोल नहीं है वैसे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अपना यहीं तक चलेगा, बस एक ये इलेक्ट्रॉन तक। इसका इफेक्टिव मास भी नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं अपन लगभग। एंटी न्यूट्रिनो अपन उसको बोल रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास डिफेक्ट आएगा क्या? वो तो आता ही है, किसी भी डीके के अंदर मास डिफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे निकालते हैं मास डिफेक्ट? बोले मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पहली साइड हेडिंग इन टर्म ऑफ, पहले समझ लीजिए बाद में छापना, इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर मास। कल भी 2 देखे थे हमने। तो न्यूक्लियर मास के टर्म में मास डिफेक्ट बोलो। रिएक्टेंट में कौन है? X माइनस प्रोडक्ट में कौन है? Y और साथ में मास ऑफ, भाई इलेक्ट्रॉन भी तो है एक, माइनस मास ऑफ, ये हो गया रिएक्टेंट और ये दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट। अब एटॉमिक मास के टर्म में देख लेते हैं दूसरा। इन टर्म ऑफ बोलो एटॉमिक मास। बताइए mx को क्या लिखा जा सकता है? mx माइनस, कल बता चुका हूं ये मैं, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू न्यूक्लियस। my को क्या लिख सकते हैं? my माइनस Z+1, Z+1 है उसका एटॉमिक नंबर, और me तो me है ही। तो बताओ मास डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या थी? mx माइनस my माइनस me। तो बताओ mx को क्या लिखेंगे? बोलिए। mx माइनस zme माइनस my को क्या लिखेंगे? बोलिए। my माइनस Z+1 me और माइनस ये एमी तो वो है ही, न्यूक्लियर मास के टर्म में लिखा तब से चलते आ रहा है ये वाला एमी। तो चलो अरेंज करते हैं इसको। डेल एम इज इक्वल टू बोलो mx माइनस zme माइनस my। ठीक है, एमी zme माइनस zme प्लस zme लिख दे पक्का। कल भी तो ये कर रहे थे। एमी इंटू 1 एमी प्लस एमी माइनस एमी प्लस एमई प्लस ये वाला एमी है ना 1 में मल्टीप्लाई होकर जो गया, और इधर माइनस एमी तो बचा ही है ना। क्या क्या कैंसिल होते दिख रहा? माइनस जेड एमी प्लस जेड एमी प्लस एमी। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, क्या समझ में आया? मान लो मैं आपको बोल दूं एम एक्स एम वाई और एमी। क्या क्या बोला मैंने? एम एक्स एम वाई और एमी पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मास है। पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मास है। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? तो मास डिफेक्ट कितना होगा? फिर से बोलूं मैं,
ये तो मैंने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिख दिया यहाँ पे। एग्जाम में तो किसी को भी कैपिटल किसी को भी स्मॉल लिख सकता है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एम एक्स एम वाई और एम ई पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मास है, तो मास डिफेक्ट कितना होगा नेगेटिव बीटा डीके का, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई। और अगर मैं बोलता हूं एम एक्स एम वाई एंड एम ई पेरेंट एटम डॉटर एटम और न्यूक्लियस के मास है, तो मास डिफेक्ट कितना होगा बीटा दिखेगा, एम एक्स माइनस एम वाई। अब एम ई नहीं बोलना है। तो मैंने आपको बताया भी था कि बीटा डीके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल जो हम देख रहे थे उसमें न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास दोनों के टर्म में रिजल्ट क्या था, सेम। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं एटॉमिक मास के टर्म में एम एक्स माइनस एम वाई है और न्यूक्लियर मास के टर्म में एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई है। कब एम ई लगाना है कब नहीं लगाना है, ये इससे डिसाइड होगा कि जो गिवन मास है वो एटम के मास है कि न्यूक्लियस के मास है। क्या एंटी न्यूट्रिनो? हो गया। और सोने रखिए क्या? हो गए।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन। अभी हमने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस ऐसा भी देखने को मिलता है जिसमें जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन बनाएगा तो फिर वही कहानी है कि चार्ज कंजर्वेशन बुरा मान जाएगा कि आप चार्ज इस तरीके से हटा नहीं सकते। आपने एक पॉजिटिव चार्ज गायब कर दिया। अब दो ऑप्शन है, या तो जितना पॉजिटिव चार्ज हटाया है उतना वापस से बनाओ, या फिर जितना प्लस गया उतना माइनस भी जाना चाहिए ताकि टोटल चार्ज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ठीक है, प्रोसेस में होता क्या है, जितना प्लस गया है उतना प्लस साथ में बन जाता है। प्रोटॉन हटता है, प्रोटॉन के साथ कौन बन जाता है? पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन हटता है, उसकी जगह पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज है, तो चार्ज कंजर्वेशन बैलेंस है। जितना प्लस हटा उतना प्लस वापिस से आ गया। तो प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन तो वहां रह सकता है न्यूक्लियस में, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स है, लेकिन ये नहीं रह सकता। कौन? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का न्यूक्लियस से बाहर एमिट होना, इसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। भाई न्यूक्लियस में से डीके हो रहा है किसका? पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स का। चलो इक्वेशन बताओ क्या आएगी जल्दी फटाफट। एक्स जेड ए इक्वल टू वाई, बोलो z -1 है ना, और ये a प्लस वही पॉजिट्रॉन E प्लस है ना। साथ में एक पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो। कौन सा निकलता है? न्यूट्रिनो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का। अब अगर हम बात करें तो आप सीधे याद रख सकते हो, मास नंबर तो चेंज होता नहीं है। मास नंबर केवल एक ही डीके में चेंज होगा, कुछ किसमें? अल्फा डीके में। ठीक है, बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा। अब आपको ये याद रखना है कि प्लस में माइनस होता, माइनस में प्लस। पॉजिटिव बीटा डीके में z-1 है और नेगेटिव बीटा डीके में z+1 है। नेगेटिव में जुड़ रहा है और पॉजिटिव में घट रहा है। प्लस में माइनस हो रहा, माइनस में, जैसे ये कौन सा बीटा डीके है? पॉजिटिव, तो ये z-1 है। ठीक है, नेगेटिव में था z+1, तो माइनस में प्लस था, प्लस में। याद रखने का तरीका हो सकता है। चलो मास डिफेक्ट की वैल्यू बोलिए। अब मास डिफेक्ट बोले भाई रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला तो वही चलना अभी भी, और वही पहली हेडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। ठीक है, तो न्यूक्लियर मास के टर्म में अगर हम बात करें तो बोलो क्या बनेगा? बोलिए mx माइनस my माइनस पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो उतना ही होता है ना जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। मास लाइक इलेक्ट्रॉन, चार्ज लाइक प्रोटॉन, उसी को तो क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। समझ में आया? लिखवा चुका हूं मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी। तो ये एमी, समझ में आया क्या? mx माइनस my माइनस एमी। अब न्यूक्लियर मास को, इसको एटॉमिक मास के टर्म में लिखे तो फिर वही कहानी बताओ। mx को क्या लिखा जा सकता है? mx को लिखा जा सकता है mx माइनस जेड एमी, और my को क्या लिखा जा सकता है? my माइनस z-1 एमी। तो अब हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के टर्म में अगर आप देखोगे किसको? मास डिफेक्ट को, तो क्या आएगा बताओ? मास डिफेक्ट क्या था? mx की जगह पे क्या लिखेंगे? mx माइनस जेड एमी माइनस my की जगह पे बोलो my माइनस z-1 एमी, और माइनस इसको अरेंज करते हैं। चलो तो बोलिए डेल एम इज इक्वल टू mx एज इट इज माइनस जेड एमी my माइनस आके माइनस my एमी जेड एमी माइनस जेड एमी प्लस जेड एमी प्लस जेड एमी, एमी माइनस एमी प्लस एमी माइनस एमी,
तो माइनस एम ई, ये पहले से जो माइनस एम ई था वो हो गया। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो बताओ डेल एम इज इक्वल टू, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जेड एम ई से जेड एम ई कैंसिल, बस बताओ क्या बच गया, एम एक्स माइनस एम वाई। तो एटॉमिक के टर्म में 2 एम ई है और न्यूक्लियर मास के टर्म में एम ई है। तो कब 2 लगाना है कब 2 नहीं लगाना, ये उससे डिसाइड होगा कि एटॉमिक मास दिए हैं कि न्यूक्लियर मास दिया। ठीक है क्या? ठंडा पानी है क्या किसी के पास? ठंडा मतलब मॉडरेट, मेरा गर्म है बहुत ज्यादा। बोतल अच्छी हो किसी के पास? थैंक यू। कल आप लोगों को एनसीईआरटी लेकर आना है सेमीकंडक्टर की, नहीं हो तो मोबाइल से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना कहीं से। सेमीकंडक्टर का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो वाला निकलवाना, क्योंकि अभी जो है वो कट बहुत सारा पोर्शन काट दिया नहीं है एनसीईआरटी में। तो हमको पढ़ना पड़ेगा, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर तक की थ्योरी होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें ट्रांजिस्टर वांजिस्टर सब लिखे हैं, वो कुछ भी सिलेबस में नहीं है। तो सेमीकंडक्टर में बहुत वेरिएशन है, 6-7 टाइप की एनसीईआरटी चलती मार्केट में, जिसमें डिफरेंट सेमीकंडक्टर, मतलब लिखा तो सेम ही है शुरुआत का पोर्शन तो, लेकिन वो कहाँ तक लिखा हुआ है। जैसे अभी जो करेंटली एनसीईआरटी आ रही है उसमें कुछ भी नहीं लिखा, ओनली जंक्शन तक पढ़ा के खत्म कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं लिखा जेनर डायोड वगैरह, और अपने सिलेबस में है तो हमको वहां तक पढ़ना पड़ेगा। और पुरानी में इसमें लॉजिक गेट है, एक में लॉजिक गेट नहीं है, एक में ट्रांजिस्टर भी है लॉजिक गेट नहीं है, एक में ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट दोनों है। तो अलग अलग एनसीईआरटी चलती, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये हो गया। छाप लिया ये भी क्या?
मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है फिर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, कुछ न्यूक्लियस में प्रोटॉन अनबैलेंस होते हैं तो न्यूट्रॉन बनाते हैं ओनली, और कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन होता है। एक ही न्यूक्लियस में दोनों नहीं होते। और ये तो बहुत रेयर है पॉजिटिव बीटा डी, नेगेटिव बीटा ज़्यादा चलता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे न्यूक्लियस ज़्यादा हैं जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपेयर में। और होता नहीं ना ऐसा कभी भी, किसी भी न्यूक्लियस में ऐसा होता ही नहीं है, एक तरफ चलती कोई भी प्रोसेस चलती हो। आर्टिफिशियली नहीं करवा सकते, कब तक करो। हो गया। अब क्वेश्चंस करना है आपको। पहला, एक न्यूक्लियस था एक्स 120 248 5 अल्फा 3 बीटा वाई जेड ए, जेड और ए की वैल्यू आपको बताना है। एक न्यूक्लियस था एक्स, जेड एक्सो 113 और 228। कुछ नहीं बोला तो मैंने क्या बताया था?
देखिए पहला क्वेश्चन, 5 अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा अकेला मास नंबर चेंज करता है कितने से? 4 से। तो 5 अल्फा डीके में कितना कम हो जाएगा? 20। तो अभी कितना है? 248। तो कितना बचेगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? एक अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है, तो 5 अल्फा डीके में 20 कम हो जाएगा। नहीं आया? एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, तो 5 में 10 कम हो जाना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 110। लेकिन अकेला अल्फा थोड़ी ना हो रहा है, साथ में कौन हो रहा है? 3 बीटा डीके भी तो हो रहे। कुछ नहीं बोला जाए, कौन सा बीटा डीके कंसिडर करके चलोगे? नेगेटिव बीटा डीके। और नेगेटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है ना? तो 3 बीटा डीके में 3 बढ़ गया होगा, तो 110 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? ये अपना आंसर है। तो Z हो गया कितना? 113। और A हो गया कितना? 228। दो अल्फा कैसे आ रहे हैं? मास नंबर कितना कम हुआ है सेकंड क्वेश्चन में? तो कितने अल्फा हो रहे होंगे? 4 अल्फा डीके हो रहे हैं। मास नंबर से पहले अल्फा निकालना पड़ेगा भैया आपको। पहला काम, नंबर ऑफ अल्फा डीके निकालो मास नंबर से। 4 अल्फा डीके हो गए। एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितना कम होता है? 2। तो 4 ने कितना कम किया होगा? 8। तो 60 में से 8 कम करोगे तो कितना होना था? 52 होना था। लेकिन है कितना? किसी ने 6 बढ़ा दिया, मतलब 6 बीटा डीके हो गए होंगे। एक बीटा डीके में 1 बढ़ता है, तो 6 बीटा डीके में 6 बढ़ गया होगा। 4 अल्फा 6 बीटा। आया क्या समझ में? आया? कुछ नहीं आया? हो गया? आगे बढ़े। लास्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के कैप्चर। वैसे ये अपने सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, नहीं आएगा वैसे तो। फिर भी पता होना चाहिए, आप कहीं भी रेडियो एक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन लगाओ तो उसमें थ्योरी में मिल सकता है। आर्टिफिशियल प्रोसेस है, नेचुरली ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। नेचुरली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हो गया आपका एक न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन से सेल में? आई थिंक आप पहले सेल को के सेल ही बोलते होंगे, KLMNO ऐसे चलता है। इसी के सेल की वजह से इसका नाम के कैप्चर रखा गया है। यहां घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता है, किसमें? न्यूक्लियस में। अब ये आर्टिफिशियली ही हो सकता है, नेचुरली ऐसा कभी नहीं होता कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? कैप्चर कर ले। क्योंकि न्यूक्लियस क्या, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी क्या है? ऑर्बिटल स्पीड है, लगातार घूमता रहेगा। अगर ऐसा होने लगा तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, एटम खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नेचुरली होता ही नहीं है, ये आर्टिफिशियली करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूट्रॉन। जितना प्लस गया उतना माइनस गया, तो चार्ज कंजर्वेशन को भी कोई दिक्कत नहीं है। और कौन बन गया? न्यूट्रॉन बन गया। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, पहले ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? XZA पहले न्यूक्लियस था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। इस बार इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, इसलिए इधर लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट में। एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके बताओ क्या हो गया? Z-1A। बस इतना ही याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं आता इस पे।
के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, के कैप्चर। क्यों एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकते हो क्या? अभी तो के को ही भेजना बहुत मुश्किल है, एल का इलेक्ट्रॉन तो भूल ही जाओ कि न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर हो सकता है। एनर्जी वगैरह देके ट्राई करते हो कुछ। खत्म होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। गामा डीके हो तो रहा है सबके साथ, अल्फा के साथ हुआ था गामा, बीटा के साथ भी होता है गामा। गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी फोटोन है जो किसी के साथ भी एमिट हो सकते हैं, उसकी कोई प्रोसेस तो होती नहीं है। अल्फा में पढ़ाया तो सही मैंने कि गामा डीके हो जाता है, इसलिए अल्फा और उनको वो एनर्जी नहीं मिल पाती। गामा डीके सभी डीके के साथ होता है। हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, गेट गेट GATE गेट। लॉजिक गेट जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, बिना लॉजिक के लॉजिक गेट है। एक क्वेश्चन नीट में कंफर्म आएगा, फिक्स है, हर साल आ रहा है, फ्री के 4 नंबर आप बोल सकते हो, कोई भी बना देता है लॉजिक गेट। जिसने पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ा हो, केवल एक हेडिंग पढ़ी हो लॉजिक गेट, वो भी बना देता है लॉजिक गेट। ना कोई वेक्टर यूज होना है, ना कोई दूसरे चैप्टर का कोई कनेक्शन है इसके साथ, कुछ भी नहीं है। लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से गेट हमारे सिलेबस में है, तो पहले हम बेसिक गेट्स पे बात करते हैं। तो 3 बेसिक गेट होते हैं, कौन कौन से? 3 बेसिक गेट होते हैं, कौन कौन से? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, 3 हमारे सिलेबस में ये बेसिक गेट है। फिर इनको कंबाइन करके 2 यूनिवर्सल गेट बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, तो ये 3 हैं। फिर यूनिवर्सल में जो आता है नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है, इनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि इनसे आप दूसरे कोई भी गेट जो है वो बना सकते हो। इनको यूज कर करके आप एंड बना सकते हो, और बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और 2 एक्सक्लूसिव होते हैं, एक XOR और एक एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो वो अपन बातें बाद में करेंगे, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, दे आर एक्सक्लूसिव गेट्स। ठीक है ना, ये बेसिक है ना ये यूनिवर्सल है, तो ये लिख लीजिए। फिर एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। पढ़ा होगा 12th में ये तो, नहीं पढ़ा? CBSE में नहीं है क्या सिलेबस में? हाँ नहीं है शायद, नहीं, NCERT में डिलीट हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो करंट NCERT चल रही है उसमें लॉजिक गेट डला ही नहीं है।
तुमको पढ़ाया भी नहीं होगा। नीट के सिलेबस में है लेकिन भाई बायो में क्या स्टार्ट हुआ था? जूलॉजी में एनिमल टिश्यू। आ रहा है समझ में? टिश्यू तो मैक्सिमम डिलीट हो गया। फ्रॉग है केवल वहां से तो सिलेबस इंसेक्ट लिखा हुआ है, कॉकरोच और फ्रॉग, बट वो पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो ह्यूमन फिजियो वगैरह में लिखा रहता है, पढ़ने में फायदा है उसको। यहां नहीं लिखा तो आगे लिखा है, पूछ सकते हैं। बड़े आगे पहला लिखिए एंड गेट। इनके सिंबल्स आपको याद रखना पड़ेंगे, काफी सारी चीजें हैं जो याद रखना होती है यहां पर भी। एंड गेट कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं पहले। ये तरीका होता है एंड गेट को बनाने का। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, भाई आप यहां ये सीधी लाइन बनाओ फिर कर्व बनाओ, या फिर आप सीधे यहीं से ऐसे कर्व बना दो। ये सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरफेस सीधी होनी चाहिए। किसके लिए? एंड गेट के लिए। तो ठीक है, समझते हैं। अभी हम वही बनाते हैं जो ज्यादातर चलता है। ये हो गए लॉजिक गेट के दो इनपुट, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी, और ये हो गया लॉजिक गेट का आउटपुट। आउटपुट क्या हो गया? वाई। ये हो गया एंड गेट। ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट। नाम से ही क्लियर है, एंड का मतलब क्या होता है? बोलो। मतलब मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो दोनों करना है या दोनों में से एक करना है? और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो ठीक है। तो एंड का मतलब होता है दोनों। जब इसके दोनों इनपुट ऑन होंगे, जब इसके दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी आउटपुट क्या आएगा? ऑन आएगा। अदरवाइज आउटपुट क्या रहता है? मतलब इसका आउटपुट ऑन निकालने के लिए ए एंड बी दोनों इनपुट का ऑन होना बहुत जरूरी है। बनाते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रुथ टेबल, टीटी बोलेंगे अपन अब आगे से। ए, बी और वाई, ये बनाना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉजिक गेट में यही है, टीटी, ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों इनपुट 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। ये क्या है? 0 1 1 0। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। इतना ही है लॉजिक गेट में बस। यहां 2 नहीं आता है, 2 नंबर में ही खत्म हो जाता है लॉजिक गेट, 0 और। ठीक है, दोनों इनपुट ऑफ है तो आउटपुट, क्यों? क्योंकि एंड गेट है। एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी है कि ए एंड बी दोनों ऑन होंगे तभी आउटपुट ऑन मिलना है। 1 0 का 0, 0 1 का 0, 1 1 का, ये क्या बन गई? ये बन गई ट्रुथ टेबल, जो आपको बनाना आना चाहिए। किसी भी लॉजिक गेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है, कौन? ट्रुथ टेबल। ये आप बना पाए, ये बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? ट्रुथ टेबल पूछी जा सकती है। एक और होता है इसको हम बोलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये अलग सा मैथ्स है।
जिसको मैं लास्ट में चाहूँ तो आप फॉर्मूला लिखवा दूंगा, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें समझा दूंगा। y इज इक्वल टू ए इंटू बी। बूलियन एक्सप्रेशन में इस तरीके से लिखा जाता है कौन से गेट को? एंड गेट को। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ये कौन सा एक्सप्रेशन है इसका? बूलियन एक्सप्रेशन। कोई कंफ्यूजन किसी को? दो चीजें और पूछी जा सकती है नीट लेवल पे। 3 बेसिक गेट के लिए 2 चीजें और पूछी जाती है। कौन सी 2 चीजें और पूछी जाती है? एक पूछा जा सकता है सर्किट डायग्राम। क्या पूछ सकता है? तो ये रहा एक बल्ब जो आप आउटपुट मान सकते हैं। ये रहा एक स्विच जिसको हम ए बोलेंगे। ये रहा दूसरा स्विच जिसको हम बी बोलेंगे। या आप स्विच नहीं चाहें तो आप ऐसी की बना लीजिए। ये ए है और ये बी है और ये तो बैटरी है ही। बल्ब कब चलेगा? ए एंड बी दोनों ऑन होंगे तभी क्या हो सकता है? बल्ब चल सकता है। तो ये कौन सा डायग्राम हो गया? सर्किट डायग्राम। एक और पूछा जाता है वेव डायग्राम। ये बहुत सिंपल है। वेव डायग्राम जो है वो ट्रुथ टेबल से ही कनेक्ट होता है। देखिए वेव डायग्राम में क्या करना होता है, पहले तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट बना लेते हैं अपन। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ए को। देखिए जो लाइन नीचे बनेगी वो 0 और ऊपर बन गई तो 1, ठीक है। यहां ए लिखेंगे, यहां बनाएंगे, यहां बी बनाएंगे और यहां वाई। दोनों इनपुट और एक क्या? आउटपुट। ट्रुथ टेबल से बनता है। पहले दोनों 0 है और वाई भी क्या है? 0। तो देखो ए को अपन ने बना दिया 0, बी को बना दिया 0 और वाई को बना दिया 0। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि सर आपको कैसे पता कि अपन ने 0 बनाया, 1 नहीं है? मैंने बनाया ना, इसको मैं 0 मान रहा हूं तो मैं 1 कहां बनाऊंगा? और अगर ये 1 मान लूंगा तो 0 कहां बनना है इससे? नीचे। अगले सेगमेंट में देखिए 1 0 0 मतलब ए 1 है, बी 0 है और वाई भी 0 है। ए को बना दिया 1। समझ में आया? अब डिसाइड हुआ ये 0 और वो 1। नीचे बना देता तो ये 1 हो जाता, वो 0 हो जाता। ए हो गया क्या? 1, बी अभी भी क्या है? 0, वाई अभी भी क्या है? 0। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए 0, बी 1 और वाई 0। ए क्या हो गया? 0। ए को वापस से नीचे बना दिया। बी 1 है तो बी को कहां बनाना पड़ेगा? और वाई अभी भी क्या है? अरे समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तीनों 1, ठीक है। ए 1, बी 1 और वाई भी। कौन सा गेट हो गया? एंड गेट का वेव डायग्राम हो गया। समझ में आता है इसको देख के क्या हो रहा है? ठीक है, इसको देख के समझ में आता है। ए 0 है, बी भी 0 है, वाई भी 0 है। ए 1 है, बी 0 है, वाई 0 है। ए 0 है, बी 1 है और वाई 0 है। ए 1 है, बी भी 1 है। तो आप ए बी और वाई टेबल बना लोगे, टेबल बना लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा लॉजिक गेट है। कौन कौन सी चीजें बनाना आना चाहिए? वेव डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, गेट दिखता कैसा है, छापिए। क्या तबीयत खराब है? मेरी भी खराब है। मौसम चेंज हो रहा है ना बार बार। दिन में गर्मी लगती, शाम को ठंड लगती, कभी बारिश आ जाती है।
बन गया। हो गया। हो गया क्या? दूसरे गेट पे चलते हैं। और गेट, देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? ओ, O4 और गेट। अगर इसका इतना हिस्सा काट दिया जाए, ये आधा कटा हुआ ओ दिखना चाहिए आपको, तो समझ में आएगा कि ये गेट और गेट है। समझ में आ रही क्या बातें, क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ये आउटपुट वाई और ये दोनों इनपुट ए, और कुल मिला के ये है कि एंड गेट का ये जो सरफेस था इनपुट वाला, एक फ्लैट सरफेस था, इसमें कर्व आएगा, ओ बन जाएगा, ओ फॉर और गेट। ठीक है, नाम में क्लियर है? ए और बी दोनों में से कोई भी इनपुट ऑन हुआ तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी होता है। ट्रुथ टेबल बोलो। 0 0 0 0 1, या 1 0 लिख लेते पहले, जो सीक्वेंस लिखते आ रहे हैं वो लिखेंगे। बोलो 1 0 1 0 1 1 1 1। 2 नहीं होता इसमें, ध्यान रखना ना। 1 + 1 भी क्या होता है? 1 होता है। ये क्या बन गई? सर्किट डायग्राम। कुछ सूझ रहा है दिमाग में? सर्किट डायग्राम, हाँ जी। दो बैटरी जुड़ी हुई है और ये दोनों स्विच है, ए और, दोनों में से कोई एक भी ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, और दोनों ऑन हुए तो भी ऑन रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वेव डायग्राम।
क्या रख रहे थे, एक ओपन, 0 1 0 1 ऐसे रखा है। और बी को देखना जरा, 0 0 1 1। तो वाई अपना क्या निकला है, 0 1 1 1। हो गया क्या? हम्म, हो गया। हटा दूं मैं ये वाला कुछ? हो गया। तीसरा, नॉट गेट। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। कभी कभी यहां जीरो बना हुआ भी हो सकता है, एक छोटा सा ना हो सकता है। नॉट गेट है, सिंगल इनपुट है और सिंगल ही क्या है, आउटपुट है। नाम में ही क्लियर है। नॉट मतलब नहीं। ये गेट अपने उस दोस्त जैसा जिसको अपन बोलते हैं कि चल पढ़ते हैं, बोले नहीं मन नहीं आज, और बोले चल घूमने चलते, बोले मैं तो पढ़ूंगा। मतलब इसको बोलो ऑन तो ये हो जाता ऑफ। इनपुट अगर आप भेजोगे ऑन तो आउटपुट निकलेगा ऑफ, और आउट इनपुट अगर रखते हो ऑफ तो आउटपुट आता है। जो बोलो उसको उल्टा करता है ये।
विशाल की संगति का असर है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए नोट, y इज इक्वल टू ए नोट, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ट्रुथ टेबल भी बहुत सिंपल है इसकी। ट्रुथ टेबल जो है वो काफी सिंपल है। इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट जो बोलोगे उसका उल्टा। ये ट्रुथ टेबल, ये बेसिक डायग्राम हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम दिमाग में आ रहा है कुछ? ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो इधर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो भी करंट है पूरा घूम के यहीं से आ जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा? स्विच ऑन बल्ब ऑफ, स्विच ऑफ तो बल्ब ऑन, उल्टा स्विच ऑन बल्ब ऑफ, स्विच ऑफ बल्ब ऑन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट बना देगा ये, क्योंकि जैसे ये ऑन होगा तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। वेव डायग्राम वो भी बहुत सिंपल है। ए है और वाई है, ए या तो 0 होगा या 1 होगा। जब ए 0 होगा तब वाई 1 होगा, और जब ए 1 होगा तब वाई, जैसा इनपुट उसका उल्टा। वो ऊपर जो मैंने लगाया ए के ऊपर, वो नॉट होता है, नॉट मतलब उल्टा करना। अगला गेट अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बढ़ा दो आगे इसको।